अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। आज की वीडियो हमारी जो है ना वो तीसरा सेशन है। मैं आपके कमेंट्स के सवालात के जो जवाबात हैं वो लाइव आपको अपनी वीडियो में दे रहा हूं। अगर आपको भी ज़मीनी मामलात में कोई भी किसी किस्म का मसला है तो नीचे कमेंट्स करें, हम इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाकर आपको गाइड करेंगे, आपकी रहनुमाई करेंगे। और लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मुझे पता चले आप मेरे मैच्योर सब्सक्राइबर हैं, मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाकर अपलोड करूँ। मोहम्मद उस्मान साहब कह रहे हैं जी कि आपकी विरासती इंतकाल वाली ये वीडियो मेरे बहुत काम आई, किसी एजेंट या वसीका नवीस की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारा हल्का कंप्यूटराइज नहीं है। आपने जो मुतलका कागजात वीडियो में बताए वो लेकर पटवारी के पास गया, उसने 2000 मांगे, मैंने 2500 दिए। ये इंतकाल मेरे ससुर की 10 कनाल 4 मरले की विरासत का था। मज़े की बात यह है कि 7 दिन बाद पटवारी ने कॉल की कि काम हो गया है, आकर फर्द मलकियत और इंतकाल की कापी ले जाएं। हैरानकुन बात यह है कि ना ही गवाहन तलब किए, ना ही वारसान में से किसी को बुलाया गया। सदा सलामत रहे। जी उस्मान साहब, बड़ी खुशी की बात है कि चलें मेरी वजह से किसी का भला हो रहा है तो मेरा क्या जाता है। ये तो हमारा जो दीन है, जो इस्लाम है, वो भी कहता है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका हक बनता है कि आप आगे शेयर करें। तो मैं तो अपनी ड्यूटी जो है ना वो सर अंजाम दे रहा हूँ, किसी के सर पे जो है ना मैं वो एहसान नहीं कर रहा। तो अच्छी बात है। लेकिन ये पटवारी से जो विरासत का इंतकाल करवाने की फ़ी जो है ना वो सिर्फ 300 रुपये होती है। आपने उनको ज़ायद पैसे दे दिए हैं और उसने जो गवाह वगैरह नहीं बुलवाए और जो स्टेटमेंट वगैरह नहीं ली, वो इसी वजह से नहीं ली कि आपने उसको इजाफी पैसे दे दिए थे। चले आपका काम हो गया तो वेल एंड गुड है। उसके बाद है जी, अच्छा एक और चीज़ है जी, मैं सब भाइयों से मेरी यही गुजारिश होती है कि अगर आप लोगों को यहाँ से रहनुमाई मिल रही है तो आप दूसरों को भी गाइड करें कि अगर आपको कुछ ज़मीनी मामलात में मसला है तो आप इस चैनल पे जाएं, आपका मसला हल हो जाएगा। ताकि किसी बंदे को, किसी एजेंट या वसीका नवीस को पैसे देकर जो है ना वो अपनी ना तो उसका माली नुकसान हो, ना उसका टाइम वेस्ट हो और उसका काम भी हो जाए। लतीफ़ साहब कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा मसला ये है कि मुश्तरका खाता ज़मीन गुम है, मिल नहीं रहा, मुझे कंप्यूटर का पूरा मुश्तरका खाता चाहिए, आप और कैसे मिलेगा। भाई मुश्तरका खाता जो आपको मिल नहीं रहा, वो पहले नंबर तो ये पता होना चाहिए आपको कि आप किसका खाता किसका ढूंढ रहे हैं। अब हमारे यहाँ पे ये है कि लोग जो है ना वो लालच में आ जाते हैं। लालच में इस तरह से आ जाते हैं कि अपने पड़दादा सब के वाले साहब के भी वाले साहब का रकबा ढूंढने बैठ जाते हैं। तो भाई इतना पुराना रकबा जब आप ढूंढने बैठेंगे तो वो गुमेगा ही ना। तो क्योंकि वो एक आपकी विरासत चली आ रही है ना, जो आपका रिसेंट जो रकबा है आपने तो उसको ही ढूंढना है ना। अगर आप बहुत पुराना रकबा ढूंढेंगे तो फिर उसके लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, NTO ब्रांच जाना पड़ेगा, नायब तहसीलदार ब्रांच होती है। जितना पुराना रिकॉर्ड होता है वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आपके जितने पुराने खाता जाते हैं ना वो आपको मिल जाएंगे। अगर आपने जो है वो अपने मुतलका खाता जा चाहिए, जो आपका जो रिसेंटली रिकॉर्ड है वो चाहिए, फिर आपको पटवारी या राजू रिकॉर्ड सेंटर जाना पड़ेगा। तो फिर आपको वहाँ से जो है ना उसका वो रिकॉर्ड मिल जाएगा। सर पटवारी वाले जमाबंदी में रकबा आ रहा है, कंप्यूटर में आ रहा है, लेकिन कंप्यूटर वाले जमाबंदी नहीं दे रहे और कंप्यूटर वाले पैसे मांग रहे हैं 4000 पे। भाईजान अगर आपका कंप्यूटर में रकबा आ रहा है तो वेल एंड गुड है, वो जमाबंदी आपको नहीं दे रहे, वो पैसे मांग रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। जब भी आप किसी भी महकमे में जाते हैं तो उन्होंने वहाँ पे हर महकमे वाले ने वहाँ पे लगाया होता है कि अगर किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम है शिकायत के लिए इस नंबर पर रब्ता करें। तो अगर वो आपको तंग कर रहे हैं तो आप उस नंबर पर रब्ता करके उनकी कंप्लेन करें जी पैसे मांग रहे हैं। अगर वहाँ पे आपका मसला नहीं हल हो रहा तो AC साहब के पास चले जाएं, DC साहब के पास चले जाएं, उनको जाकर बताएं जी कंप्यूटर वाले मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं, मेरा काम नहीं कर रहे। तो वो आपका जो है ना वो मामला हल करवा देंगे। अच्छा जी सर, आपका मोबाइल नंबर चाहिए जी। मोबाइल नंबर तो नहीं है, मैंने नीचे व्हाट्सएप दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो आसम भट्टी साहब कहते हैं भाई जी वालदा ने घर मेरे नाम पर करना है, स्टाम्प वाली जगह है तो कौन सा स्टाम्प लगेगा। अच्छा आसम भाई, 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूं। पहले नंबर पे तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जब आप सवाल करते हैं ना तो हर चीज़ को वाज़ह किया करें ताकि मुझे जवाब देने में आसानी हो। अब स्टाम्प वाली जगह जो है ना वो 2 तरह की होती है।
एक होती है लाल लकीर वाली जगह जो स्टाम्प वाली होती है, जिसका रिकॉर्ड महकमा माल में नहीं होता, वो सिर्फ महकमा माल के अंदर लाल लकीर वाली जगह के नाम से जानी जाती है। वो जब भी कोई बंदा किसी को सेल करे या किसी के नाम पे करवाएगा तो वो सिर्फ एक स्टाम्प कर देगा, वो एक स्टाम्प करके उसको दे देगा और उसको जगह का कब्जा दे देगा, तो वो नया बंदा जो है ना उस जगह का मालिक बन जाएगा। इसके लिए कोई आपको रजिस्ट्री नहीं करवानी पड़ेगी, कोई इंतकाल नहीं करवाना, कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि लाल लकीर वाली जगह इस तरह की जगह होती है कि जो बंदा उस लाल लकीर वाली जगह पर बैठा है उसके नाम पे स्टाम्प नहीं भी है लेकिन उसके पास कब्जा है तो वो उसका मालिक कहलाता है। ठीक है, लाल लकीर वाली जगह की ये भी बात होती है। दूसरा स्टाम्प इस तरह का होता है कि करारनामा हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो एक बयान हल्फी वैसे हो सकता है, जो 200 वाले पे 500 वाले पे। तो आपने अगर आपकी जगह जो है वो रजिस्ट्री वाली है तो फिर उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसकी अपने नाम पे रजिस्ट्री या इंतकाल करवा लें। अगर लाल कीर वाली जगह है तो उसका आप स्टाम्प करवा लें तो आपके नाम पे जगह हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे भट्टी साहब कह रहे हैं जी मेरे वालिद ने मेरे वालदा के नाम का किया था 100 वाला स्टाम्प 2009 में, वो ही है मेरे पास, बस वालिद फोत हो गए हैं, अब वालदा मेरे नाम पे करना चाहती है, इसका तरीका बता दे। चलान फार्म में क्या क्या लिखना है, वालदा की तरफ से होगा? जी बिल्कुल, आपकी वालदा ने आपके नाम पे जगह लगवानी है तो वो स्टाम्प जो है ना, आप अब 100-200 वाला ज़माना नहीं है, 1200 रुपये वाला आप स्टाम्प निकलवाएं। 1200 वाला स्टाम्प निकलवा के वो आपकी वालदा अपनी तरफ से निकलवाएगी, निकलवा के उसके ऊपर उसकी मालियत लिखवाएंगी आपकी वालदा की, ये रकबा जो है मैं अपने बेटे के नाम पे करवा रही हूँ, तो वो 1200 वाला स्टाम्प निकलवा के उसके ऊपर जो है ना वो कर सकते हैं। ये इन्होंने भट्टी साहब ने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं, तो इसका जो है ना मैं ऑलरेडी रिप्लाई कर चुका हूँ। अच्छा, ये नोटरी पब्लिक क्या होता है जी? नोटरी पब्लिक के बारे में बता देता हूँ। नोटरी पब्लिक ये होता है कि जो पुराने वकील होते हैं ना, जो अपनी एक तरह की रिटायरमेंट ले चुके हैं, वकला की रिटायरमेंट होती तो नहीं है लेकिन जो वकील जो होते हैं पुराने होते हैं, जो केसेस नहीं लड़ सकते, जो कहते हैं कि अब मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, तो वो फिर जो है ना वो गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने इतने साल आप लोगों को सर्विस दी है, अवाम की खिदमत की है, तो हमारे लिए भी कुछ किया जाए। फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट उनको एक नोट रिपब्लिक का जो है ना वो लेटर इशू कर देती है, यानी एक तरह का उनको लाइसेंस दे देती है कि इनके पास नोट रिपब्लिक की अथॉरिटी है, ये किसी डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड कर सकते हैं। तो वो उसके बिहाफ पे जो है ना वो अपना लाइसेंस किसी को किराए पे भी दे सकते हैं, किसी को सेल भी कर सकते हैं और ख़ुद भी उसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं और उसकी थोड़ी बहुत वो फीस लेके जो है ना वो अपना सिस्टम जो है ना वो चलाते रहते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे जी इम्तियाज़ अहमद कह रहे हैं जी ओरिजिनल रजिस्ट्री दिखाकर उसकी फ़ोटो कापी, इसकी मैं पहले भी पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल से मैं इनको बता चुका हूँ इम्तियाज़ अहमद साहब को कि अच्छा जी, ये पूछ रहे हैं जी सर आपका कोई ऑफिस भी है? मेरा भाई मेरा कोई ऑफिस नहीं है, मेरा मेन मकसद लोगों को गाइड करना है, उनकी रहनुमाई करना है, उनको लूटना नहीं है, उनसे पैसे कमाना नहीं है। मेरा कोई ऑफिस नहीं है, बस मेरा मकसद जो है ना लोगों की रहनुमाई और लोग जो है ना वो दूसरों से लूटने से जो बच जाएँ। माशाल्लाह जी, बहुत ही अच्छी वीडियो है जी, जज़ाकल्लाह जी, आप लोगों ने कमेंट किया। अच्छा जी, यहाँ पे ये कह रहे हैं सर आपकी वीडियो बैज़बानी इंतकाल देखकर मैंने अपना बैज़बानी का इंतकाल करवाया है, मुझे किसी एजेंट की मदद नहीं लेनी पड़ी, मैंने खुद ही इंतकाल पास करवा लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। पता है आपको एजेंट मुझसे इस काम का 1.5 लाख रुपये मांग रहा था, मैंने खुद अपने हाथ से करवाया तो सिर्फ 80,000 में हुआ है। इतना लूटते हैं ये लोग, अल्लाह आपकी मदद करे हमेशा। जी जज़ाकल्लाह जी। मेरा भाई मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि लोग जो है एजेंट माफिया आपसे जो है ना वो डबल ट्रिपल फी ले रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं चलता, तो इसलिए मैं गाइड कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ कि कौन सी फ़ीस किस हेड में और कौन से अकाउंट में जमा होगी, किस तरीके से जमा होगी, तो वो आप जो है ना वो खुद करवाएंगे तो देखने ये यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे 1.5 लाख और कहाँ पे 80,000 पे। तो दूसरों की भी रहनुमाई करें, दूसरे लोगों को भी बताएं ताकि किसी और का नुकसान ना हो। लेकिन नादरा से पहले ही रश ख़त्म नहीं होता, मज़ीद काम कैसे करेगा? ये मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि पंजाब गवर्नर ने एक जो है ना वो लॉ पास किया है
कि वो नादरा को सक्सेशन सर्टिफिकेट का जो है ना वो अथॉरिटी दे रहे हैं, यानी जो विरासत की टोटली जो डिग्री जारी होती है वो अब नादरा जारी किया करेगा। तो वो वकील साहब कह रहे हैं कि वहाँ पे पहले ही रश ख़त्म नहीं होता, वो कोई ना कोई जारी बात है उसका हल निकालेंगे, तरीकाकार निकालेंगे ताकि वहाँ पे रश भी ना हो और लोगों के काम भी होते जाएँ। सलीम इकबाल साहब कहते हैं जी मुख्तार आम होल्डर कैसे ज़मीन सेल कर सकता है, वो कैसे फ़र्द बै निकलवाएगा, किस नाम पे? जिस बंदे के नाम पे मख्तार आम बना होता है वो अपने मख्तार आम लेगा, ओरिजिनल ले जाए वेल एंड गुड है, नहीं ओरिजिनल लेके जा सकता उसकी कॉपी ले जाए, कॉपी लेके अगर आपका इलाका राजिर कार्ड सेंटर में है तो वहाँ पे चले जाए, अगर पटवारी के पास है तो पटवारी के पास चले जाए, पटवारी को जाके आप दिखाएंगे जी ये मख्तार आम है मेरे नाम पे, मैं इस जगह को जो है ना वो मैं सेल करना चाहता हूँ, वो आपका मुख्तार आम चेक करते हुए वो ना आपको बै की फद बना देगा, तो आप जो है ना अपना रकबा सेल कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ये लोगों ने मुझे अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट किए हैं जी, जज़ाकल्लाह साहब का। ये शान साहब कह रहे हैं जी पाकिस्तान के नंबर 1 एडवाइज़र आफ्ताब शकील साहब जो बिना किसी फ़ीस के ज़रूरी बातें सिखाते हैं, ज़बरदस्त जी, जज़ाकल्लाह जी शान भाई। नासिर महमूद साहब कह रहे हैं भाईजान मेरी वालद और वालदा फ़ौत हो गए, तकरीबन 3 साल हो गए, मेरी वालदा की ज़मीन 50 कनाल है, मेरा सगा बहन और भाई भी कोई नहीं, अकेला हूँ, यूनियन कौंसिल के फ़ौत की सर्टिफिकेट भी और शनाख्ती कार्ड भी मौजूद हैं, ज़मीन भी मेरे पास है मुकम्मल, अब पटवारी 40,000 मांगता है मेरे नाम चढ़ने के लिए, मुझे क्या करना चाहिए, मैं दरमियान गरीब हूँ। नासिर भाई अगर पटवारी आपसे विरासत करवाने का 40,000 रुपये मांग रहा है वो बिल्कुल ज़्यादती कर रहा है, आपसे वो रिश्वत मांग रहा है जो आपको बिल्कुल नहीं उसको देनी। इसकी सिर्फ 300 रुपये फ़ी है विरासत का इंतकाल करवाने की पटवारी के पास। आप चुप करके एक काम करें, एक सादा पेपर पे दरख्वास्त लिखें और उसमें अपना ये सारा मैटर लिखें कि मेरा इतना रकबा है, उसकी मैं विरासत करवाने जाता हूँ, पटवारी मुझसे इतने पैसे मांग रहा है, और ये एप्लीकेशन लेके आप एसी साहब के सामने पेश हो जाएं। एसी साहब खुद ही पटवारी को बुलाकर खींचेंगे और आपका विरासत का इंतकाल करवा के देंगे। अगर आपको लगता है कि पटवारी की पहुंच बहुत ज़्यादा है कि वो एसी साहब की बात भी नहीं सुनता, तो आप डीसी साहब के सामने पेश हों, डीसी से बड़ी अथॉरिटी कोई नहीं होती, वो खुद ही जो है ना इसको पटवारी को आप सेट कर लेगा, ठीक है। तो ये फिर लोगों ने अप्रिसिएशन के मैसेज किए हैं। इस पर कब से अमल होगा जी? ये मैंने बताया जी कि सिविल कोड के बजाय विरासत इंतकाल नादरा से होगा जी, इस पर बहुत जल्द जो है ना अमल हो जाएगा, इस पर काम हो रहा है। अच्छा जी, नज़ीर अहमद साहब कहते हैं आपकी वीडियो देखकर मैंने बैंक से कर्जा लिया, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी, जज़ाकल्लाह जी। अपने दोस्त अहबाब को भी बताएं ताकि उनको भी किसी की मदद की ज़रूरत ना पड़े, बगैर किसी को पैसे दिए बगैर जो है ना वो अपना नुकसान उठाइए करवा सकें। सर ये डॉक्यूमेंट क्या होती है? मोहम्मद उस्मान साहब पूछते हैं। मेरे भाई डॉक्यूमेंट जो है ना वो इंग्लिश का लफ्ज़ है, डॉक्यूमेंट कागजात को कहते हैं। आप जो फ़ाइल तैयार करके एक फ़ाइल में अपने जो कागजात तैयार करके एक फ़ाइल में लगाते हैं तो उसको डॉक्यूमेंट फ़ाइल कहते हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब कहते हैं दी एफिडेविट विटनेस के नाम मेंशन हो, साइन या अंगूठा इंप्रेशन ना हो तो ऐसे एफिडेविट की क्या अहमियत है? भाई मेरे ज़ुबैर भाई बात यह है कि अगर आपने किसी से कोई स्टाम्प करवाया है, उसके ऊपर आपने उस जिस बंदे से स्टाम्प लिया उसके ऊपर ना उसके साइन है ना अंगूठा है, सिर्फ नाम लिख दिया, तो ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है। कोई भी बंदा स्टाम्प पेपर लेकर उस पर लिखवा कर किसी का भी नाम लिख सकता है, तो इस तरह नाम लिखने से कोई बंदा किसी रकबे का मालिक तो नहीं बन जाता। स्टाम्प की वैल्यू या कोई भी डॉक्यूमेंट की वैल्यू तब भी बनती है जब दोनों पार्टियों के साइन और अंगूठा हुआ हो और गवाहान के साइन और अंगूठे हुए हों। आप तो सिर्फ बात कर रहे हैं ना कि साइन और अंगूठे विटनेस के नाम मेंशन हो, उनके साइन अंगूठा ना हो। आप अगर दोनों पार्टियां यानी लेने वाला और देने वाले के सिर्फ नाम और साइन अंगूठा भी हो, तो विटनेस का नाम अंगूठा कोई चीज़ मेंशन ना हो, तो फिर भी उस स्टाम्प की कोई वैल्यू नहीं होती। स्टाम्प प्रॉपर तब भी बनता है कि जब गवाहान के खरीदार और फ़रोख्त निंदा के साइन अंगूठा होंगे, फिर वो प्रॉपर एक जो है ना वो डॉक्यूमेंट बनता है। इसके बगैर डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती। अच्छा जी, ये क्या मैसेज किया है जी इन्होंने, कहाँ पे गया है जी? आसम भट्टी साहब कह रहे हैं अगर वालदा ने घर अपने बेटे के नाम करना हो तो उसका क्या तरीकाकार होगा? आसम भट्टी साहब कोई मुश्किल काम नहीं है। आपकी वालदा अगर आप बेटे के नाम अपनी जगह करना चाह रही है तो उसके जो है वो हिब्बा कर सकती हैं।
लेकिन हिब्बा के लिए एक चीज़ का ख्याल रखें कि हिब्बा जब होता है उसका कब्ज़ा भी मौका पर ही देना होता है। ये ना हो कि वो हिब्बा कर दें और कब्ज़ा मौका पर ना दे, तो वो फिर हिब्बा की कोई कानूनी हैसियत हासिल नहीं होती। और वो बै का इंतकाल भी करवा सकती हैं कि मैंने इसको अपनी जगह फ़रोख्त कर दिया। अगर वो बै का इंतकाल करवाती हैं तो इसको कोई अदालत में चैलेंज नहीं कर सकता, तो वो फिर आपकी ही रहेगी। अकील खान साहब कहते हैं जी सर, सौतेले भाइयों के दरमियान विरासत की तकसीम कैसे होगी जबकि जिनके पास कब्ज़ा हो विरासत का इंतकाल ना करे और जो दूसरे इंतकाल की कापी की ज़रूरत होगी FRC और ID कार्ड नादरा, तो इंतकाल के लिए तो सब की FRC और ID कार्ड की कापी करना चाहिए, तो उनकी अपनी, ये इनकी बात की प्रॉपर समझ नहीं है। बाकी बहरहाल मैं बता देता हूँ कि वो कह रहे हैं जी कि मेरे जो सौतेले भाई हैं वो विरासत की तकसीम उनके दरमियान कैसे होगी, और जिन लोगों के पास उस जगह का रकबा है वो विरासत का इंतकाल नहीं करवाना चाहते, तो फिर क्या तरीक़ाकार होगा, हम किस तरीके से FRC जो है वो नादरा से हासिल करेंगे और ID कार्ड की कॉपियाँ हासिल करके जो है ना वो हम विरासत करवा सकते हैं। अकील भाई, पहले नंबर पे ये है कि विरासत करवाने के लिए सब बहन भाइयों का जाना राजिद कार्ड सेंटर या पटवारी के पास जाना ज़रूरी नहीं है। नंबर 2 पे यह है कि कोई एक बहन या भाई जो है ना वो जाके, यानी जो हकीकी वारिस है बहन भाई या बेवा जो है ना वो अकेली जाके विरासत करवा सकती है। अब रही डॉक्यूमेंट की बात, देखें डॉक्यूमेंट तो पूरे करने ही करने हैं ना, जो डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। अब आपने FRC बनवाना है तो वो तो ज़रूरी चाहिए। अगर आप FRC नहीं बनवा सकते तो ID कार्ड की कॉपियों का सबका अरेंज कर ले। अगर ID कार्ड की कॉपियों का अरेंज नहीं कर सकते तो FRC का अरेंज कर ले। अगर दोनों का अरेंज हो जाता है तो फिर तो वेल एंड गुड है। तो डॉक्यूमेंट तो आपने तैयार करवाने ही करवाने हैं। यूनियन कौंसिल आपने डेथ सर्टिफिकेट लेना है, FRC नादरा से लेना है आपने, उसके अलावा बयान हल्फी वगैरह गवाहन वगैरह डालने हैं। तो सौतेले, अगर आपके वो सौतेले भाई वालिद की तरफ से हैं तो फिर आपके जो सौतेले भाई हैं, ठीक है, सौतेले भाई हैं या बहन हैं, उनको बराबर का हिस्सा जाएगा। चाहे वो वालदा की तरफ से हैं तो फिर भी उनको जो कानूनी तौर पर हिस्सा बनता है, जितना हिस्सा आपको मिलेगा उतना ही हिस्सा उनको जाएगा। इसके लिए ये नहीं है कि ये सौतेला भाई है इसको कम जाएगा, ये सौतेली बहन है इसको जो है ना वो कम या ज़्यादा जाएगा। अच्छा जी, कामना शकील साहब कह रहे हैं जी गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप उठाया है, ये मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, ये अप्रिसिएशन के लिए मुझे मैसेज किए गए हैं जी। यहाँ पे सलास हुसैन कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम भाई, आपने अच्छी वीडियो बनाई है, शुक्रिया जी सलास साहब। अच्छा जी, शान साहब कह रहे हैं कि आफ्ताब सर क्या इलेक्ट्रिक बिल की मदद से फर्द निकल आएगी कंप्यूटर सेंटर से या फिर पटवारी से? नहीं मेरा भाई, इलेक्ट्रिक बिल का क्या तल्लक है आपकी फर्द के साथ। इलेक्ट्रिक बिल के ऊपर ना तो आपका कोई खेबर नंबर लिखा होता है, ना कोई खतूनी नंबर लिखा होता है, ना ही कोई खसरा नंबर लिखा होता है, ना ही उसके ऊपर कोई हदूद अरबा लिखा होता है। तो वो कैसे उनको पता चलेगा? इलेक्ट्रिक बिल के ऊपर सिर्फ नाम लिखा होता है, उसकी वल्दियत और एड्रेस लिखा होता है, वो तो आप ज़बानी भी जाके वहाँ पे बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक बिल के ऊपर फ़र्द नहीं निकलती, ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर सेंटर से फ़र्द लेनी है तो अपना शनाख्ती कार्ड लेके जाएँ, वो आपका नाम वल्दियत डालेंगे, अगर आपके नाम पे रकबा आ गया तो फ़र्द निकाल देंगे, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर डालेंगे, अगर रकबा आ गया तो फ़र्द निकाल देंगे। अगर इन दोनों पे आपका रकबा नहीं आता तो फिर वो आपसे कहेंगे जी पटवारी से कार्ड लेके आएँ, ताकि हमें पता चले कि आपका जो रकबा कौन से मौज़ा में है और कौन से खेवड़ में है, ताकि हम आपकी फ़र्द निकाल के दे सकें। इलेक्ट्रिक बिल के ऊपर फ़र्द नहीं निकलती। ये जी आप लोगों ने अप्रिशिएट किया जी, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, आप लोगों की मेहरबानी। आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं तो मेरा मज़ीद दिल करता है कि मैं वीडियो बनाकर आप लोग की रहनुमाई करूं, ताकि क्योंकि मुझे पता चलता है ना कि मेरी वीडियो से आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। अच्छा जी, मोहम्मद अफजाल मलक साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब शकील साहब, माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसे जारी सारी रखें। जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं सर। सर मुझे एक मसला दरपेश है और आपकी रहनुमाई चाहिए। मसला ये है कि मैंने एक आदमी से 2 कनाल रैशी रकबा ख़रीदा है, आज से 2 माह पहले इंतकाल दर्ज करवाया, तमाम टैक्स बैंक में जमा करवा दिए। जब तहसीलदार साहब के पास फ़ाइल लेकर गए तो उसने कि मैं 4 दिन की छुट्टी जा रहा हूँ, वापस आऊँगा तो करूँगा। ज़मीन देने वाला मुल्तान का रहने वाला था, वो घर चला गया, कुछ मसरूफियात की वजह से वो घर गया। आज तक वो
लेट हो गया और अब क्या वो इंतकाल पास हो जाएगा, क्या कोई लिमिट भी होती है? मेहरबानी फरमाएं। जी अफजाल मलिक साहब, इसकी जो है ना वो आपने जो बैज़बानी का इंतकाल पास करवाया है, इसकी जो आपने फीसें जमा करवा दी हैं, टैक्सेस जमा करवा दी हैं, आप तहसीलदार साहब के पास गए, उन्होंने कहा जी मैं छुट्टी जा रहा हूँ, तो वो तहसीलदार साहब की हेडक थी, आपकी हेडक नहीं थी, ठीक है। अब जिस बंदे से आपने जगह ली वो मुल्तान चला गया, वो थोड़ा सा लेट हो गया, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है सिवाय एक के। वो ये होता है कि हर 30 जून को जो है ना वो पुराना शेड्यूल रेट ख़त्म हो जाता है, नया शेड्यूल रेट आता है। अगर आपका दो इंतकाल 30 जून से पहले पहले पास होना है तो कोई दिक्कत की प्रॉब्लम नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, तहसीलदार साहब इसको वो पास कर देंगे। क्योंकि मेन चीज़ होती है कि आपने तमाम टैक्सेस जमा करवा दी हैं, तमाम फीसें जमा करवा दी हैं, कोई पेंडेंसी तो नहीं है। पेंडेंसी आपकी नहीं होगी तो तहसीलदार साहब आपका इंतकाल पास करवा देंगे। अगर 30 जून के बाद, अगर 30 जून तक आपका इंतकाल पास नहीं होता, 30 जून के बाद आप इंतकाल पास करवाते हैं, तो फिर नया शेड्यूल रेट आएगा, उसके मुताबिक आपको फीसें जमा करवानी होगी। उसमें ये होगा कि अगर नया शेड्यूल रेट आ गया है 10 लाख रुपए, उसकी आपने फीस टैक्सी जमा करवाए थे 50,000 रुपये, ठीक है, तो पिछले के, तो अब वो बनने हैं 60,000 रुपये, तो आप क्या करेंगे 10,000 रुपये और जमा करवा के आप अपना इंतकाल पास करवा लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बड़ा आसान सा और बड़ा सीधा सा काम था। अच्छा जी, ये मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि गवर्नमेंट जो है वो स्टाम्प पेपर ख़त्म करके फ़ोटोकॉपी वाले पेपर पे जो है ना अब वो रजिस्ट्रियाँ इंतकालात पास किया करेगी। तो वो भाई ने कमेंट किया है, रोशन खान साहब ने, लोगों को क्या फ़ायदा होगा जब फीस उतनी ही जमा करवानी। जी बिल्कुल, लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट को बड़ा फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट की जो लागत स्टाम्प पेपर पे अरबों पे आती थी वो उनकी महफूज हो जाएगी। लोगों ने उतनी ही पेमेंट जमा करवानी है जितनी वो स्टाम्प पेपर की करवाते थे। महक शहजादू साहब कहते हैं, सर अगर दूसरे राज़ी ना हो तो FRC कैसे हासिल करें, और वालिद के वफात भी 1999 में हुई थी। भाईजान ये जो तकरीबन मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि मेरे वालिद साहब इतनी देर पहले फ़ौत हो गए थे, इतनी देर पहले फ़ौत हो गए थे। अब देखें, वालिद साहब जब हयात थे तब तो उनका यूनियन कौंसिल में इंदराज था ना, अपना वोट कास्ट करते थे, सारा कुछ करते थे, ID कार्ड उनका बना हुआ था। अब वफात अगर वो 1999 में ही पा गए हैं लेकिन उसका आपने इंदराज नहीं कराया, तो अब चाह के यूनियन कौंसिल में इंदराज करवा सकते हैं ना। अब इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, तो डेथ सर्टिफिकेट आपको वहाँ से मिल जाएगा। दूसरी बात ये रही कि सारे राज़ी नहीं हैं। देखें, विरासत करवाने के लिए अगर कोई बंदा राज़ी नहीं ना होता तो वो बेवकूफ़ी कर रहा होता है, क्योंकि विरासत एक ना एक दिन होनी ही होनी है। अगर उसके राज़ी ना होने से सारा रकबा उसको मिल जाए फिर तो उसको नाराज़ होना चाहिए। अगर वो 2 साल बाद 10 साल बाद भी करवाता है तो रकबा उन्हों को मिलना है जो हकदार हैं, वो सारा रकबा उसको नहीं मिल सकता। अगर FRC आपको नहीं मिल रहा तो किसी तरीके से आप ID कार्ड की कॉपियाँ हासिल कर लें, अगर ID कार्ड की कॉपियाँ नहीं मिल रही तो FRC हासिल कर लें। दोनों में से कोई एक चीज़ का होना ज़रूरी है, तो ताकि उनको जो कंप्यूटर सेंटर या पटवारी के पास जाएं तो उनको पता चले ना कि आपने आपके जो वारसान कौन कौन से हैं। इफ्तिकार अहमद क्या कहते हैं जी, रिस्पेक्टेड सर, मेरे वालिद और चचा के नाम शॉप है, चचा वफात पा गए हैं, मेरे वालिद हयात हैं, शॉप वालिद साहब ने खरीदी है, उस वक़्त चचा के नाम लिखवा दिया, अब उनके बच्चे प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांग रहे हैं, प्लीज़ टेल मी अबाउट। जी इफ्तिखार साहब, मामला ये है कि जब आपके वालिद साहब, आप कह रहे हैं जी मेरे वालिद साहब और चचा के नाम पे शॉप है, तो अगर उनके नाम पे शॉप है तो फिर आपके वालिद ने चचा के नाम पे किस तरह से लगवा दी। अगर आपके वालिद साहब और चचा ने शॉप मिलके ख़रीदी थी तो वो शॉप जो है आपके चचा के नाम पे लगवा दी, तो ये हम लोग क्या करते हैं कि जी हम सोचते हैं कि हमारा बड़ा भाई है या छोटा भाई है तो हम जो है ना इकट्ठे रहें, लेकिन कल को ये होता है कि कल को जब उनकी शादियां हो जाती हैं, ठीक है, बच्चे हो जाते हैं, तो फिर जो है ना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। ये मामला तकरीबन हर दूसरे घर में इंटर हुआ है कि जो है ना वो चचा और वालिद इकट्ठे काम करते थे, वालिद ने क्या किया, चचा पे भरोसा करते हुए जो है ना सारी जगह उनके नाम पे लगवा दी, पेमेंट दोनों की बराबर थी, पेमेंट दोनों ने बराबर की थी, बराबर की खरीदी थी। अब वो चचा फात पा जाते हैं या वालिद फात पा जाते हैं तो जो चचा के बेटे हैं ना वो विरासत के मालिक बन जाते हैं, तो जो दूसरा हिस्सेदार होता है उसकी औलाद को कोई चीज़ नहीं मिलती। तो इसके लिए कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो वो प्रॉपर्टी उनके नाम पे है।
अगर आपके पास कोई स्टाम्प वगैरह उसका कोई सबूत है तो आपको तो फिर उसमें कुछ ना कुछ अदालत में जाके मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो वो चचा के नाम पे ज़मीन आ रही है तो फिर असूली तौर पर उनके जो बेटे हैं ना वही हकदार बन रहे हैं। तो बेहतर यही है कि आप उनके साथ बैठ के कोई डील कर लें, ताकि जो है ना आपको बजाय इसके कि बिल्कुल हिस्सा ना मिले, कुछ ना कुछ आपको मिल जाए और कुछ ना कुछ उनको दे के ना आप यहाँ से जान छुड़वा लें अपनी, नहीं तो आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। अच्छा जी, यहाँ पे भाई पूछ रहे हैं जी, राहत हमेशा पूछ रहे हैं फ़र्द की फ़ी कितनी लगती है। भाई अगर आप पटवारी से फ़र्द निकलवाते हैं तो फ़ी खतूनी 50 रुपये होती है। अगर आप राजेड कार्ड सेंटर से फ़र्द निकलवाएंगे तो उनके 350 रुपये सर्विस चार्जेस होते हैं और उसके अलावा फ़ी खतूनी 50 रुपये होती है। जितनी खतूनियाँ होंगी उतने 50 को मल्टीप्लाई करते जाएगा और वो उतनी फ़ी आपसे वो ले लेंगे जी। ये लोगों ने अप्रिसिएशन के मैसेज किए हैं जी, जज़ाकल्लाह जी, आप लोगों ने अप्रिशिएट किया है। मैं जो है ना छोटे छोटे मैसेज जो अप्रिसिएशन के वो नहीं पढ़ रहा, उसकी वजह ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि जो लोगों के मेन मसाइल हैं वो हल हों। अच्छा, ये सर साहब कहते हैं जी अगर इकलौता बेटा हो तो वो कैसे कराए, थैंक्स। यानी ये विरासत के बारे में पूछ रहा है, अगर इकलौता बेटा है तो वो विरासत कैसे कराए। वो भी ऐसे ही कराएगा कि जैसे ज़्यादा लोग करा रहे हैं। उसके लिए भी डेथ सर्टिफिकेट, FRC, ID कार्ड की कॉपी, बयान हल्फी, 2 गवाहन, ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। ये लेके वो राजिड कार्ड सेंटर या कंप्यूटर सेंटर चला जाए तो इकलौते बेटे के नाम पे जगह लग जाएगी, तो उसकी विरासत कोई मुश्किल नहीं है। हारिस खान साहब कहते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, घर का इंतकाल एंड फ़र्द का बताएं। रावलपिंडी एरिया, मोर ओवर शामलाट आबादी वाले घर पर भी वीडियो बनाएं प्लीज़, कोई वीडियो नहीं मिली शामलाट आबादी की। भाई मेरे घर का इंतकाल और फ़र्द जो है आपने अब ये नहीं बताया कि आप घर ख़रीद रहे हैं कि आप घर सेल कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी से घर ख़रीद रहे हैं तो ठीक, उसका आप बै का इंतकाल करवा सकते हैं। और अगर आप किसी को घर सेल कर रहे हैं तो वो अगला बंदा बै का इंतकाल या रजिस्ट्री करवा सकता है। और अगर आपको जो भी फ़र्द चाहिए वो अगर वो पटवारी के पास है उसका रिकॉर्ड लेके पटवारी के पास चले जाए, अगर कंप्यूटर सेंटर में कंप्यूटर सेंटर में रिकॉर्ड लेके जाए, आप फ़र्द मिल जाए। अब बात आ जाती है शामलाट। शामलाट समझ लें कि शामलाट होता क्या है। जब महकमा माल वजूद में आया तो उन्होंने एक कानून पास किया, वो ये कानून पास किया कि हर बंदा जो है ना वो किसी खेवड़ में जो बैठा हुआ है या किसी एरिया में बैठा हुआ है, वो हर अपने एकड़ के एवज जो है ना वो कुछ रकबा जो है ना वो इसके लिए चिरागा के लिए छोड़ेगा, यानी शामलाट के लिए छोड़ेगा, मवेशियों के लिए छोड़ेगा। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह लें कि 10 एकड़ के बदले में अगर वो 10 मरले छोड़ता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कह रहा हूँ, वो 10 मरले छोड़ेगा। इसी तरह जो साथ वाला बंदा उसकी 10 एकड़ है वो भी 10 मरले छोड़ेगा। इसी तरह उसके साथ वाला जो है ना वो 10 एकड़ है। यानी जो उसके इर्द गिर्द रकबा होगा ना वो थोड़ा थोड़ा अपना रकबा उसमें से छोड़ेंगे। वो क्या था कि तब लोग जो थे वो ज़्यादा मवेशी पालते थे, डेरेदारी थी, डेरा बनाते थे। तो गवर्नमेंट ने कानून बनाया था कि वो सब लोग जो है ना अपने मवेशी वहाँ पे जो शामलाट की जगह आपने छोड़ी है ना, वो जो 10-10 मरले आपने जगह छोड़ी है वहाँ पे अपने मवेशी रखेंगे। वहाँ पे जो है ना अपनी जो वक्ती तौर पर राइश वगैरह रखेंगे, अपना गला वगैरह रखेंगे, वहाँ पे रहेंगे। वहाँ पे कुआं बना होता था, वहाँ पे वो रहते थे, वहाँ पे खाते पीते थे। अगर आप थोड़े से पुराने दौर में चले जाएँ, बुज़ुर्गों से पूछें तो वो बताएंगे जी हमारा डेरा इकट्ठा ही होता था, हम लोग इकट्ठे रहते थे। वो जो जगह छोड़ी होती थी 10-10 मरले 10-10 मरले, वो शामलाट की जगह होती थी। वो शामलाट जो जगह होती थी वो गवर्नमेंट के अंदर होती थी। आजकल के दौर में वो शामलाट को जो है ना वो पार्क का नाम दे दिया गया। आजकल जब भी कोई कॉलोनी वगैरह बनती है तो उसमें एक पार्क छोड़ना होता है ताकि लोग सैर तफरी के लिए जाएँ, वहाँ पे लुत्फ़ अंदोज़ हों। तो वो जो पार्क होता है, वो जो शामलाट की जगह होती है, वो असूली तौर पर जो है ना वो गवर्नमेंट के अंडर होती है, गवर्नमेंट के पास होती है। तो इस तरह की जो रकबा होता है उसको तो ना कोई बंदा सेल कर सकता है, ना ही उसको कोई परचेज़ कर सकता है। पहले क्या था कि पहले गवर्नमेंट ने सहूलत दी हुई थी कि शामलाट को जो है ना वो सेल किया जा सकता है। जो बंदा अपना 10 रकबा सेल करेगा, 10 एकड़, उसके साथ वो 10 मरले रकबा भी सेल कर देगा। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अब गवर्नमेंट कहती है कि जो आपका रकबा 10 एकड़ है सिर्फ वो आप अपना सेल करें। जो 10 मरले आपने शामलाट के लिए छोड़ा था ना वो इसी तरह से छोड़ा रहने दे। वो वहाँ पे गवर्नमेंट को पार्क या कोई भी जो चीज़ मुनासिब बनानी होगी ना वो बना देगी। अब क्या हुआ कि पुराने ज़माने थे, इतनी सख्ती नहीं थी,
तो जब ये पार्टीशन हुई पाकिस्तान की हिंदुस्तान की, मामलात गड़बड़ हुए, तो जिन लोगों को जगह नहीं मिल रही थी उन्होंने क्या किया कि वो शामलाट की जगह पर जो है ना वो अपना वहाँ पे घर बना लिया। अब उनको भी पता नहीं था कि वहाँ पे ये शामलाट की जगह है या कौन सी है, जगह खाली पड़ी थी, लोगों ने वहाँ पे घर बना लिए। अब कानून ये है कि जो शामलाट की जगह पर घर बन जाएगा ना, गवर्नमेंट उसको जो है ना वो गिरा नहीं सकती। तो इसलिए जो है ना अगर वो चिरागा की जगह होगी यानी पार्क वगैरह होगा गवर्नमेंट का, तो वो गवर्नमेंट की ज़ाती जगह होगी, अगर उसके ऊपर कोई घर बना लेता है तो फिर तो गवर्नमेंट उसको गिरा सकती है, उसके पास पूरा राइट्स है। 32 और 34 के तहत, 32 के तहत वो गिरा सकती है, 34 के तहत उसको सज़ा भी दे सकती है जो वहाँ पे जो रकबा बनाता है। अब कुछ फिर जो है ना वो भुट्टो साहब का ज़माना आया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो शामलाट की जगह थी यानी जिसको हम कच्ची वादियाँ कहते थे जहाँ पे लोग बैठे हुए थे शामलाट की जगह पर, उन्होंने कहा जी कि ये जगह जो है ना इनके नाम पे ट्रांसफ़र कर दी जाए ताकि ये लोग जो है ना वो राइश पजीज़ हो जाएँ। उसको फिर शामलाट की आबादी भी कहा जाने लगा, शामलाट दह भी कहा जाने लगा, शामलाट की जगह भी कहा जाने लगा। तो ये शामलाट की जगह होती है कि आप जो शामलाट की जगह पर बैठे हुए हैं वो असूली तौर पर आपकी जगह नहीं है, वो गवर्नमेंट की जगह है, लेकिन गवर्नमेंट को अख्तियार नहीं है कि वो आपका घर बना गिरा कर वो आपको ना वहाँ से उठा दे। तो शामलाट मेरा बैदा ये होती है। इस पर मैं एक पूरी तफसील के साथ मज़ीद एक वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूँगा। अच्छा जी, घर खरीद कर रजिस्ट्री करवा ली है लेकिन इंतकाल नहीं करवाया अभी तक, तो इंतकाल कहाँ से होगा? एरिया 6 रोड डोके पाचा है। हाउ टू चेक इज होम का फर्द इंतकाल होता है कि नहीं, ओनली रजिस्ट्री होती है? अच्छा, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं हारिस भाई, एक होता है बैज़बानी इंतकाल, एक होता है रजिस्ट्री। बैज़बानी इंतकाल ये होता है कि लोग जाते हैं, जिस बंदे ने जगह सेल करनी है, जिसने ख़रीदनी है, वो जाके अपनी ज़ुबान से इकरार करते हैं कि मैंने इसको जगह सेल कर दी, मैंने इससे जगह ख़रीद ली। तो उनकी ज़ुबान पे मुनसर करते हुए जो है ना वो ADLR या तहसीलदार जो है ना उनका वो इंतकाल पास कर देता है। तो इसलिए उसको बैज़बानी इंतकाल कहा जाता है कि वहाँ पे ज़ुबान पे इकरार किया जाता है। एक होती है रजिस्ट्री। रजिस्ट्री में क्या होता है कि रजिस्ट्री में हर चीज़ लिखी जाती है कि फ़लाँ खेवट, फ़लाँ खतौनी, फ़लाँ खसरा, इसके आगे ये बंदा बैठा, पीछे ये बैठा, साइड पे ये बैठा, दूसरी साइड पे ये बंदा बैठा, हुदूद अरबा लिखा जाता है, उसकी मालियत लिखी जाती है, एक एक चीज़ वाज़ेह तौर पर लिखी जाती है। तो इसलिए इसको रजिस्ट्री कहा जाता है कि इसको रजिस्टर्ड किया जाता है, इसको लिखा जाता है, इसको इंटर किया जाता है। बयान इसके भी होते हैं, वो जाके ज़ुबान से भी करार करते हैं कि इसको मैंने जगह सेल कर दी, इससे मैंने जगह ले ली, और गवाह कहते हैं जी हमारे सामने इनका लेन देन हुआ है। लेकिन इंतकाल डायरेक्ट हो जाता है जब रजिस्ट्री पास होती है। तो रजिस्ट्री पास होने के बाद इंतकाल होता है तो जगह ट्रांसफ़र होती है। तो रजिस्ट्री का इंतकाल जो है ना वो ऑटोमेटिक हो जाता है। जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो रजिस्ट्री ब्रांच वाले इसकी कॉपी जो है वो राजी रिकॉर्ड सेंटर या पटवारी के पास भिजवाते हैं कि ये रजिस्ट्री हमने पास कर दिया, इसका इंतकाल भी दर्ज कर दिया जाए। तो इसका स्पेशली इंतकाल करवाने की आपको ज़रूरत नहीं होती, तो वो आप जो है ना वो खुद ब खुद इसका इंतकाल दर्ज हो जाता है।